तो जैसे मंदिरों से ये डांस बाहर आकर स्टेज पर आया, धीरे धीरे इस डांस फॉर्म के जो गुरु थे, जो मोस्टली मेल गुरुज थे, उन्होंने खुद डांस करना शुरू किया। और ये जो प्राइमरीली फीमेल आर्ट फॉर्म था वो डाइवर्सिफाई होने लगा। मेल और फीमेल दोनों डांसर्स परफॉर्म करने लगे और ये डांस फॉर्म थोड़ा बहुत इवॉल्व होते गया। ओरिजिनली मंदिर के जो अंदर का जो रूम था, जिसे सैंक्टोरम कहते हैं, जहां पे मूर्ति रहती है, वो काफी छोटा होता है। तो भरतनाट्यम की जो टेक्निक थी वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर खड़े रहकर परफॉर्म करने की थी। इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। और ये भी कि डांसर के पीछे लाइव म्यूजिशियंस खड़े रहकर म्यूजिक बजाते थे। तो अगर डांसर यहां से वहां जाएगा तो सारे म्यूजिशियंस भी उनके साथ पीछे पीछे जाएंगे। ऐसा हुआ करता था। तो भरतनाट्यम डांसर इतना मूव नहीं करती थी। जैसे ये फॉर्म स्टेज पर आया तब एक दो जो पायोनियर्स थे इस आर्ट फॉर्म के, उनमें से एक थी रुक्मिणी देवी और एक थी हमारी खुद की नानी माँ मृणालिनी जी। तो उन्होंने सोचा कि ये अब मंदिर से स्टेज पे आ गए हैं तो इस आर्ट फॉर्म को भी थोड़ा सा और इवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। जो ये था ओरिजिनली, अब ये होने लगा। तो आप देखते हैं कि जैसे स्पेस कवर होता है वैसे ऑडियंस से एंगेजमेंट भी और बढ़ता है। जो पहले सिर्फ भगवान को देखकर परफॉर्मेंस होता था, अब ये ऑडियंस की आंखों में देखकर, उन्हें एंगेज कर कर, उनके साथ कम्युनिकेट कर कर ये परफॉर्मेंस होना शुरू हुआ। और ये थी छोटी छोटी चीजें जो मृणालिनी जी ने, हमारी नानी माँ ने चेंजेस लाना शुरू किया। ऑडियंस को एंगेज करना ये क्लासिकल डांस में बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट आज भी प्रोफेशनल डांसर्स को देखें तो ये काफी रेयर चीज है कि एक डांसर अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट करके एक एक की आंखों में देखकर जो संदेशा है वो कम्युनिकेट करे। और इससे बहुत पावर बढ़ता है, ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ता है। तो ये बात सिर्फ भरतनाट्यम के लिए मायने नहीं लगती है। कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म, कोई भी डांस फॉर्म जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को आकर्षित करना है, इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कला 2-2.5 हजार साल पुरानी है, तो इसमें जो कहानियां हैं ये भी हजारों साल पुरानी कहानियां ही मोस्टली हम कहते हैं। हमारे जो वेद और पुराण की कहानियां हैं, रामायण महाभारत की कहानियां हैं, तो ये सब कैरेक्टर्स हमने कल्चरली, हम बचपन से इन कहानियों से जुड़े हैं। तो ये कहानी हमारे लिए नई नहीं है। रामायण की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, शायद किताब में पढ़ी होगी, हमारे दादा दादी नाना नानी से सुनी होगी, टीवी में भी शायद देखी होगी। पर ये कहानी का एक आर्टिस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसा है, वो आर्टिस्ट कहानी के कौन से मुद्दों पर फोकस करता है, कौन से कैरेक्टर्स को किस तरीके से स्टेज पे जिंदा करता है, ये चीज देखने में फिर इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमने गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी श्री रामचंद्र भजन करते हुए देखा। तो मैं सोच रहा था कि मैं वो ना करूं, मैं कोई और पीस करूं। पर अभी स्टेज पे आते वक्त मैंने सोचा कि एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग होगा। आपने तुलसीदास का श्री रामचंद्र भजन ऑलरेडी एक बार आज देख लिया है, और वो ये जो आर्टिस्ट थे उनका इंटरप्रिटेशन था। मैं चाहता हूं कि मैं भी श्री रामचंद्र भजन करूं। राग अलग है, देश राग में है,
हमारा वर्जन। और इसमें भजन के साथ दो छोटी सी कहानियां संचारी भाव में मैं कहता हूं। भरतनाट्यम में संचारी भाव ये होता है जहां शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ एक्टिंग से कहानी कम्युनिकेट की जाती है। और ये एक्टिंग शरीर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथ की मुद्रा से हम करते हैं। तो मैं प्रेजेंट करूंगा तुलसीदास का राम भजन, जिसमें दो कहानी संचारी भाव में दिखाऊंगा। पहली कहानी में राम और लक्ष्मण छोटे हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल में जाते हैं। कहानी में क्या होता है ये तो आप देखेंगे। दूसरी कहानी जब श्री राम बड़े हो जाते हैं तब की है। तो देखिए श्री राम भजन।